Assalamu alaikum. We are going to discuss over the topic sociology. Soon I will share the screen with you. Today is the second lecture, the historical development of sociology. Course title is Introduction to Sociology, and we are going to discuss the historical development of sociology. Okay, let's begin the topic. I'm Sayyid Oman Ali. I'm here to teach you the course sociology. We are going to discuss the historical development. You can see the early contribution of some sociologists. So, before going toward the we going to proceed, we have to take some overview over the topic. Sociology was first introduced in the 11th century with some Muslim thinker, which is Ibn Khaldun was the first one who write the book The मुकदमा, और वहाँ पे असाबिया का कॉन्सेप्ट जिसे सोलिडारिटी कहते हैं, उसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि कैसे 40 इयर्स एंड देन 40 इयर्स स्पैन में एक कौम, एक नेशन तैयार होती है और वो अपनी आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर सरवाइव करती है. अच्छा, अगर वो कहते हैं कि अगर कोई नेशन, कोई कौम अगर साइकोलॉजिकली तौर पे डिफीट कर जाए तो वो फिर कभी कामयाब नहीं होती. और इसी तरीके से अगर वो कोई सरजमीन हार जाए, लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली तौर पे हार नहीं मानते, तो फिर एक वक्त आता है कि वो दोबारा से राइज हो जाती है. जैसा कि आपने देखा होगा जब हलाकू खान ने हमला किया जब मंगोल्स ने मुस्लिम्स के ऊपर, लेकिन आफ्टर द सर्टन टाइम्स वही लोग जो है उसके अगले आबा और अजदाद जो है वो कन्वर्ट हो गए इनटू मुस्लिम्स, और फिर हमें वो जो है वो रूलर्स की शक्ल में नजर आते हैं. खैर, एनीवे, व्हाट वाज द टॉपिक अबाउट दैट. इब्न खुल्दून ने सबसे पहले एक समाज, एक सोसाइटी और माशरे की तरफ अक्कासी की कि किस तरह से जो है एक नेशन, एक कौम की जो है वो एक ग्रुप बिहेवियर, एक सोशल बिहेवियर बनता है. तो जब हम ये बोलते हैं सोलिडारिटी, कम्युनिटी, माशरा, आइडियल स्टेट, तो ये सब हमें एक तस्वुर हमें माजी से मिलता आता है. 19th सेंचुरी में इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली ऑगस्टे कॉम्टे ने कॉइन द नेम सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा जाने लगा. और ये वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब मशीनों का इस्तेमाल हुआ और बहुत कुछ सब टेक्नोलॉजिकली अपडेट होना शुरू हुआ, तो दुनिया में बड़े बड़े हमें वही दौर है जब बदलाव हमें नज़र आए. रूरल अर्बन सिटीज़, जो शहरी ज़िंदगी है वो तेज़ होती चली गई, और फिर कम्युनिटीज़ और फिर सोसाइटीज़ और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ बनती बिगड़ती हमें नज़र आई. जैसे कि हम एज में देखते हैं कि स्टोन एज से फिर चलते चलते हम एक इंडस्ट्रियल एज और फिर आज के ज़माना जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एज में हम दाखिल हो चुके हैं. इसी तरह रिवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन की बड़ी अहमियत है. इससे सोसाइटी में एक फ्रीडम, ऑटोनॉमी, लिबर्टी का नारे लगे. फिर डेमोक्रेटी जैसा एक नया कॉन्सेप्ट आया न, पुरानी सोसाइटीज़ में फ्यूडल सिस्टम और डिफरेंट सोसाइटीज़ हमें नज़र आती हैं. तो जो सोशो का कॉन्सेप्ट है, यानी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, वो डे बाय डे बदलता चला गया. इसकी एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है. जैसे हम बात आपसे कर रहे हैं कि यूरोप में जो इम्पीरियल सिस्टम है, रोमन्स का लाया हुआ होली रोमन एम्पायर,
वो बदलता चला गया, और फिर डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम के साथ फिर एक कल्चर, सोसाइटी और वहाँ के तौर तरीके बदलना शुरू हो गए। तो कल्चर जो है वो सोसाइटी को, माशरे को बदल डालता है, और उसमें बहुत सारे नए प्रोग्राम्स, जो सोशल प्रोग्राम्स हैं वो बदलते हैं। तो इस तरह से जो है अर्ली जो डेवलपमेंट थी वो हमारी स्टार्टअप होती है यूरोप से, 19वीं सेंचुरी से, और फिर इसको एक प्रॉपर सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा गया, क्योंकि कॉम्टे का ज़माना था जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइंस की बेसिस पे जो सुडो साइंस है, जो नॉन साइंसेस हैं, जिसको एक मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल डिबेट में तो लिया जा सकता है। कॉम्टे का मानना यही था कि माशरे को या तो थियोलॉजिकल तौर पे हम समझते हैं, यानी खुदाई की चीज़ों को और कमांड से, डिवाइन से, या फिर मेटाफिजिकल फिलोसफिकल डिबेट में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक तीसरा और तरीका होना चाहिए, वो है साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है कि आप रिसर्च बेस्ड बात करें, सैम्पलिंग करें, ऑब्जर्वेशन करें, सिनेरियो केस स्टडी को देखें, इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप कोई किसी जजमेंट की तरफ जाएं। तो ये कॉम्टी की कंट्रीब्यूशन है, और इसी वजह से इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है यूरोप में। और उसने सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उसने कहा कि इसको स्टडी करने से हम ह्यूमैनिटी के करीब आएंगे, और हम माशरे को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं लोगों की बिहेवियर को। कॉम्टे का जो ईयर है 1798 से 1857, और उसका इन्फ्लुएंस 19वीं सेंचुरी में है, फ्रेंच है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है वो उसकी टाइमलाइन है, बर्थ लाइन है। ही प्रपोज द फिलोसफिकल पोजीशन ऑफ पॉजिटिविज्म, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिविज्म यू विल आल्सो कॉल द साइंटिज्म, यानी ऑल दो स्टडीज व्हिच इज जस्टिफाई ऑन द बेस ऑफ साइंस। और उसकी थ्योरी क्या थी कि जो फिजिकल साइंसेस को जैसे हम स्टडी करते हैं पैराडाइस के जरिए, ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं, और फिर कोई रिजल्ट निकलता है, उसकी बेसिस पे कोई जजमेंट या कंक्लूजन या हम थ्योरी बनाते हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक दैट सोशियो के साथ भी सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट, सोसाइटी के बारे में भी यही होना चाहिए कि हम उसको स्टडी करें साइंटिफिक मोड्स में, रिसर्च करें, सर्वे करें, क्वेश्चन बनाएं। तो इस तरह से उसने सबसे पहल की और पहला इनिशिएटिव लिया, इसको एज अ साइंस कंसिडर किया, वो भी साइंटिफिक उसूलों के साथ। तो ये हमने आपको बताया, दैट्स व्हाई ही सेड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा पॉजिटिविज्म के अलावा जो ऑगस्टे कॉम्टे का कंट्रीब्यूशन है वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और इन्वेस्टिगेशन पर है। उसने सोसाइटी के स्टैटिक्स देखे, उसके डायनामिक्स देखे कि कितनी ऐसे नॉर्म्स हैं जो चेंज नहीं होते, कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत डायनामिक्स हैं। सोशल स्टैटिक्स से मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर जो स्टेबल रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़माने में कभी नहीं बदली, सोसाइटीज़ में उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है फूड, शेल्टर, क्लोथ, तो वो हर माशरे में ज़रूरत रही है। लेकिन डायनामिक क्या है, उनकी जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, मोड जो है सेटिस्फेक्शन का, वो आपको हमें अलग अलग नजर आता चला गया। तो सोशल डायनामिक्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल चेंज की तरफ है, समाज में एक बदलाव जो आता है। जैसे हंटिंग गैदर के अंदर उनका मोड हंटिंग हुआ करता था, या फिर फूड को गैदर किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में इंडस्ट्रियल एज में वो फैक्ट्री इंडस्ट्री इंजीनियरिंग करके और मैनेजमेंट करके अर्न कर सकते हैं। तो मोड्स ऑफ पेमेंट, मोड्स ऑफ रिसीविंग, ऑक्यूपेशन, अर्निंग जो है वो चेंज होता चला। इसी तरह एमएलए डरकाइम जो है वो क्या कहता है, और इन सबको भी हम डबल क्लिक करेंगे, और अर्ली थिंकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। और एमएलए डरकाइम जो है वो कहता है कि जो सोशियोलॉजी है वो सोशल फैक्ट्स के बारे में है। सोसाइटी के फैक्ट्स हमारे पास होते हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स। और फिर उसने ऑर्गेनिक सोलिडारिटी के बारे में बताया कि स्पेशलाइज्ड सिस्टम मस्ट फंक्शन एज इंटीग्रेटेड एज अ होल, यानी ये जो पूरा माशरा है, सोसाइटी है, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है। ठीक है। और
इसी बात को वो बताता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से सोसाइटी में बदलाव आते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एक्सपेंड, पीपल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जितना ज़्यादा काम को स्पेशलाइज करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे कि काम जो है वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से एक कनेक्शन बनता है, एक सॉलिडारिटी बनती है, एक स्ट्रक्चर बनती है सोसाइटी। तो ये डरकम का मानना ये है कि जो सोसाइटी है वो एज अ होल। इसी तरीके से एमएलए डरकम का और बड़ा सेपरेट उसने एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया शो में, और उसने अपना एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो था सुसाइड के बारे में। उसने देखा कि यूरोप में सुसाइड का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब उसको उसकी वजह तलाश करना चाहा, तो उसको पता लगा कि इसके पीछे सोसाइटी है। वो उसका मानना ये था कि सुसाइड कोई साइकोलॉजिकल इशू की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि वो सोशल इशू की वजह से है। माशरा उसको इस तरफ, इस नहज पे ले जाता है कि वो अपने आप को वर्थलेस समझता है और वो अपनी जान को गवा बैठता है। डरकम का मानना ये था कि रिसर्च के बाद उसने जब डायग्नोज किया कि सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसने कहा सुसाइड जो है ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ जो है वो कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम कंफॉर्मिटी नहीं कर रहे हैं, हम मिलजुल कर नहीं रह पा रहे, और हम एक दूसरे को इतना फ्रस्ट्रेटेड करते जा रहे हैं, यानी हमारी जो सोसाइटी में कनेक्टिविटी है वो खत्म होती, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और एक फर्क जब बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है और वर्थलेस हो जाता है, तो ही इज कमिटेड सुसाइड। तो उसने सुसाइड के लिए उसको उसके मेंटल इशू को जैसे कॉलेजिकल डिसऑर्डर नहीं कहा, बल्कि उसने कहा इसकी वजह सोसाइटी है। सोसाइटी जो है वो उसको अगर ठीक से हैंडल नहीं करती तो सबसे बड़ी वजह बनती है। इसी तरीके से एक और थिंकर कार्ल मार्क्स, जो बहुत बड़ा नाम है, और सोशियोलॉजी में किस एक्सपेक्ट से उसका मानना यह है कि सोसाइटी में जितने भी ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्लास डिफरेंसेस, फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, या एडवांस, लेस एडवांस, ये जो अमीर गरीब, ठीक है, ये जो डिवीजन हुआ हुआ ये सब इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक रिसोर्स के साथ है, हैव और हैव नॉट के साथ जो है ये माशरा हमारा बटा हुआ। और जितने भी सोशल चेंज आते हैं इकोनॉमिक्स में, उसकी वजह जो है वो ये इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वॉर है। तो कहते हैं सोसाइटी तो एग्जिस्ट ही कब करती है, जब ये क्लास डिफरेंस मौजूद होंगे। और उसकी वजह वो कहता है कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, और जो रूलिंग क्लास है वो वर्कर्स को अपने जो बॉर्जर्स क्लास है वो अपने पीसेंट को, मजदूरों को एक्सप्लॉइट करती है और उनको ओवरकम करने की कोशिश करती है, उनकी लेबर को। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वो बताने की कोशिश की कि सोसाइटी जो है वो एक स्ट्रगलिंग सोसाइटी बनी हुई है। वो कहता है कि द रिजल्ट, द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये टेक्निकल नेम है बॉर्जोस, मतलब एलीट क्लास है, लैंडलॉर्ड है, होल प्रोलेटेरिएट जो है पीसेंट, मजदूर हो गया तबका। तो वो कहता है कि ये बेसिकली हर कोई कोशिश करता है कि वो फ्रॉम लोअर से अपर क्लास में चला जाए, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट क्लास में चला जाए, लेकिन उसके लिए उसको भी उस कैपिटलिज्म के मैकेनिज्म के साथ गुजरना पड़ेगा। यानी जितने ज़्यादा रिसोर्स आप ओन करते हो, जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल सरमाया होगा, उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आप आगे ग्रो करोगे। तो हाउ मैनी रिसोर्सेज डू यू हैव, हाउ मैनी प्रॉपर्टी डू यू हैव, यही तयन करेगा कि आप कितने खुशहाल हैं, प्रोग्रेसिव। तो इसका बहुत बड़ा एक कार्ल मार्क्स का एक इन्फ्लुएंस रहा, जिसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, जिसमें उसने बार बार यही बात बताई है कि जो रूलर्स हैं वो एक्सप्लॉइटर हैं बेसिकली, और वो चाहता था, खुद वो ये चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी बने जो क्लासलेस सोसाइटी हो। और अब ये लेकिन मुमकिन नहीं है कि जहाँ सोसाइटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होते हैं, और अमीर गरीब सब की जैसी तनख्वाह आमदनी नहीं होती। क्लासलेस सोसाइटी तब बनेगी जब सब एक ही क्लास के हों। लेकिन उसके लिए उसने बड़ी एफर्ट्स की, कोशिश की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में उसने पब्लिश किया, जो उससे उसने मूवमेंट चलाई,
और 1867 में दास कैपिटल, जो कैपिटलिज्म के एंटी था और फिर सोशलिज्म कम्युनिज्म की बुनियाद बना। तो कार्ल मार्क्स के अगर पॉइंट्स को देखें तो कार्ल मार्क्स का मानना क्या है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारी ज़रूरत भी है और ये बेटरमेंट भी है सोसाइटी के लिए। इसके बगैर जो है सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी तरीके से वो कहते हैं जो बॉर्गर्स है वो मालिक है, मालिक के पास रिसोर्स है, लैंड है, वर्कर्स उसके अंडर है, तो वो उसकी विल पावर ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगी, उसके पास सुपर विल है। आगे जाके हम उसको कहते हैं ना सुपर विल बेस्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, प्रोलेटेरिएट अपनी लेबर से ही कर रहा है, अपने वक्त को, टाइम को, और उसके बदले में उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो अपना गुजर बसर चला पाता है। एलिनेशन क्या है? एलिनेशन ये है कि अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस एंड द estrangement फ्रॉम द अदर पीपल एंड फ्रॉम oneself। कि ऐसा होता है कि आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं, या आप अपने आप लेबर को, आप काम को भी अलग कर लेते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, बस मैंने तो इसका मुआवजा लिया। एलिनेशन, हर चीज़ से अपने आप को अलग कर देना। तो इस तरह से एक कम्युनल वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं कार्ल मार्क्स की इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। अच्छा जी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के आइडियाज़ को डेवलप करता है, और वो कहता है कि सोशल चेंज में सबसे बड़ा फैक्टर अगेन इकोनॉमिक फैक्टर है, मगर उसके साथ साथ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ये एक फिक्स स्ट्रक्चर होनी चाहिए, मतलब इनमें रिजिडिटी और चेंज ना हो। अब सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी आपने सोची, तो आइडियल सोसाइटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, आपने वो सब एक क्राइटेरिया बना लिया। अब आप उसी आइडियल स्टेट को ढूंढे बनाएं। सोसाइटी बिकम मोर एफिशिएंट बट पोजेस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो मार्क्स वेबर ने जो है रिलीजन को सोशल चेंज की वजह बनाई। उसने एग्जांपल दिए प्रोटेस्टेंट की, जो कैथोलिक के बिल्कुल अपोजिट थे, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स के, जो कि सेक्युलर भी हैं और रिलीजियस डोमिनेशन को कम करते हैं। और वो रीज़न दे रहे हैं कि ये सब कैपिटलिज्म की वजह से। अच्छा, जर्मनी में मैक्स वेबर पैदा हुआ, जर्मन है तो इन्हें यूरोपियन कंट्रीब्यूशन हो गई। और उसने जो है क्या एम्फिसाइज किया, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे बोल्ड करके, वर्स्टेहन, यानी जर्मन वर्ड है, इसके मायने अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। तो वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमें सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। और अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया। आइडियल टाइप का मतलब ये होता है कि हम एक मॉडल बनाएं और उस पे हम फॉलो करें, एक आइडियल स्ट्रक्चर बनाएं कि ये हिरार्की है, ये इसको फॉलो करेगा, ये इतना टाइम होगा, ये इसकी डेडलाइन है, और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करें। तो ये इसका मैक्स स्ट्रक्चर है। मैक्स कहता है, इसलिए इसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कहते हैं, कि आप कहें कि नहीं ये पोजीशन है, ये काम ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और काम करेगा। बेसिकली हमने आपसे ताल्लुक नहीं, हमें तो इस काम की इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो सारे कामों के साथ कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, इसी तरीके से इसने अपना द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म में ये कंट्रीब्यूट किया। और हर्बर्ट स्पेंसर, जो चार्ल्स डार्विन का स्टूडेंट रहा है, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना होगा, जो डार्विन की थ्योरी से। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि जितनी भी सोसाइटी में लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये आप देखेंगे बेसिकली एक तरह का एवोल्यूशन है। ताकतवर आगे बढ़ता जा रहा है, कमज़ोर पीछे रहता जा रहा है। तो जिसमें सर्वाइवल की जंग लड़ने की ताकत हो, अपनी बका की जंग लड़ सके। अब सर्वाइवल के लिए आपको पता है सबसे पहली तो इकोनॉमिक रिसोर्स है, माशी तौर पे सर्वाइव करना है। आइडियोलॉजी को अपनी बरकरार रखे, हो सकता है आइडियोलॉजी उसकी जो है साथी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रही है, और नेशन वो स्टेट वो कॉम जिंदा जो अपनी सर्वाइवल की बका की जंग कर सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली सोशियोलॉजी का टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और उसने कॉन्सेप्ट जो दिया वो सोशल डार्विनिज्म था।
कि इंसान किस तरह से डार्विन के तरीकों से अप्लाई करा। और वो जो आइडिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, उससे मुराद ये है कि पीपल हु कुड नॉट कम्पीट पर प्योरली अडॉप्टेड एनवायरनमेंट एंड इंफीरियर। तो जो लोग कम्पीट नहीं कर पाते वो इस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। चार्ल्स डार्विन का आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को हमने बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का नाम दिया। और फिटेस्ट से मुराद हमारी क्या है, जो सोशल रिफॉर्म्स आते हैं, तो वही आइडिया सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा बेटर होगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटीज़ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो कहता है कि ये जो सोसाइटी के सारे कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट है, और ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं किस लिए, सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे के सर्वाइवल। तो उसका समअप अगर हम करें तो ड्रकम ने क्या कहा, उसने हमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात की। उसने कहा डिवीजन ऑफ लेबर जितना होगा उतना हम सबका एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बढ़ेगा। तो एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, और जो है बहुत सारे सोशल कांस्टेंट हैं जिसकी वजह से जो है वो सोसाइटी वेरी करती है। मार्क्स का कहना क्या था कि जितनी भी डिवीजन है ये सब कैपिटलिज्म के वजह से है। और वेबर का कहना ये है कि उसने आइडियल स्ट्रक्चर बनाए और आइडियल स्ट्रक्चर को देख के फॉलो करें। ये टाइमलाइन है। कॉम्टे जो है वो फादर, उसके बाद फिर डरकम, जिसने दोनों ने मिलके एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया जिसका नाम है फंक्शनलिज्म। और कार्ल मार्क्स से मार्क्सिज्म है जो कि 19वीं सेंचुरी तक रहा। उसके बाद मॉडर्न आइडियाज मैक्स वेबर, और 18 से लेके 1920, और उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये हम सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव में देखेंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये हमारे अर्ली कंट्रीब्यूशन है। कार्ल मार्क्स फिलॉसफी में, लॉ में एक्सपर्ट, और दो बुक उसकी पॉपुलर हैं, एक तो 10 कैपिटल और एक उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उसके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का सबब बना। मैक्स वेबर ने लॉ में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, फिलॉसफी में स्टडी की, और जो है 19वीं सेंचुरी में उसने किताब लिखी एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। तो मैक्स वेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी और इश्यूज के साथ, इकोनॉमिकल इश्यूज के साथ। मिलर डरकम ने 1815 से 1917 में फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया, और 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के ऊपर कॉन्सेप्ट पेश किया। 1897 में उसने सुसाइड के बारे में स्टडी करी, और 1912 में एनवायरनमेंट, elementary form of religious life. So these are the contribution of early sociologists। और जैसे हमने बात की कि ऑगस्टो कॉम्टे ने 19वीं सेंचुरी से स्टार्टअप किया, और आज नाउ 21st सेंचुरी तक डिफरेंट कंट्रीब्यूटर हैं। और हमने बताया था कि ये सब यूरोप में पेनिट्रेट करता गया ये आइडिया। तो हम इसमें से कुछ, नाउ वी विल गो टुवर्ड द, अब हम कुछ रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, फर्स्ट चैप्टर में हमने अर्ली थिंकर पे बात की। तो ये हमारे अर्ली थिंकर का हमें पैरा दिख रहा है, ये हम इसको आप स्टडी कर देते हैं।
ओके फाइन। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस में 19th सेंचुरी में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट के बाद जब यूरोप को कंक्यूर करता है तो फिलोसोफर एक इंटेलेक्चुअल एक डेवलप होता है और सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहता है। उसका नाम है ऑगस्टे कॉम्टे। और क्या बात पे बिलीव रखता है? ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सोसाइटी थ्योरेटिकल साइंस सोसाइटी शुड बी डेवलप्ड एंड अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर शुड बी कैरिड। ठीक है, यानी अब इन्वेस्टिगेशन की बारी हो रही है साइंस की बात। उसने सबसे पहले सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उसने अप्लाई किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस रेफर टू साइंस। कॉम्टे, मैंने आपको बताया था कि उसने उसको टॉप सोशल साइंसेस के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत दी। अच्छा, एम्बलर डरकम, डरकम ने कंसिडर द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनिशियली, और वो पाइनियर में से है। और उसने कॉन्सेप्ट जो दिया था सुसाइड पे दिया था। ओके, और ही वाज impressive academic record and was appointed as one of the first profession of the sociology in France। ये उसको ऑनर एंडर। इसी तरीके से धरकम के बाद हमें मैक्स वेबर, जर्मनी, अगेन यूरोपियन है, 1864 to 1920, और उसने ग्रेजुएशन किया सोशियोलॉजी में, प्रोफेसर बना वो, और उसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। और वो क्या पढ़ाता था? वर्स काहिन, यानी अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाता था वो? ही टीचर्स अबाउट। तो मैक्स वेबर का जो वर्स्टेन है वो आप याद रखें। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्टिव मीनिंग पीपल अटैच टू द एक्शन। और आइडियल स्टेट की बात की, आइडियल टाइप की बात की। और चाहता है कि आइडियल टाइप क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें फैमिली, रिलीजन, अथॉरिटी, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, और उससे फिर वो एक ऐसा ही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाए ताकि कभी किसी के जाने से या किसी एक की वजह से नुकसान ना पहुंचे। ओके, कार्ल मार्क्स के सामने, कार्ल मार्क्स क्रिटिक करता है सोसाइटी के कन्वेंशनल के ऊपर। ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स का दोस्त जो उसके साथ 10 कैपिटल कंप्लीट करता है। और मार्क्स कहता है कि गुर्बत था, बहुत सही है सारी बात बिल्कुल। मार्क्स का जो एनालिसिस है सोसाइटी के बारे में वो ये है कि सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक बॉर्जर, दूसरा प्रोलेटेरिएट। यानी एक तरफ माँ, एक तरफ मुल्क, यानी एक तरफ आपके लैंडलॉर्ड ओनर, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो मुनाफा पैसा। तो जिसके पास जितने रिसोर्स होंगे, हैव होगा, उतना ज़्यादा वो, जिसके पास लो कैश होगा। तो मार्क्स का इन्फ्लुएंस हमें इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि सोशियोलॉजी में भी नज़र आता है। और उसकी जो इंस्पिरेशन है, उससे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया दुनिया में, रशिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ये बहुत पॉपुलर हैं मार्क्स के इस कॉन्सेप्ट से जो कि कम्युनिस्ट कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। होप वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम सेशन में ये देखेंगे कि इन प्रीवियस टू टॉपिक से, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से कौन किस किस तरह से एग्जामिन हो सकता है पेपर में। तो वी हैव टू
डिस्कस द नोट्स के जैसे कि इसमें हमने क्या सीखा था कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी हो सकता है कि डिफाइन सोशियोलॉजी और डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे नेक्स्ट सेशन है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी और रिलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो उसका जवाब हम बेहतर अंदाज में दे सकते हैं कि इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, लोगों से निकला है जिसके मायने थ्योरी होता है और सोशो जो है सोसाइटी के बारे में बात करने के है। और सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट सोशल रिलेशन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। और फिर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे अपना अपना डेफिनेशन दी, जैसे कि आप कॉर्क एंड बर्जिस का देखते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। तो आपने यहाँ पे वेरियस सोशियोलॉजिस्ट को रेफर करके आंसर करना होगा। इसी तरीके से 1.2 का हम बात करें कि राइट डाउन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यानी स्कोप नेचर। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में फिर आप बताएंगे कि ये सोशल साइंस है कि नेचुरल साइंस है, राइट। इसी तरह यहाँ अगर हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूएसए, नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब जगह ही आया। अगस्त कॉम्टे क्या फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यस ट्रू इट इज। सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, बिल्कुल ऐसा है कि कलेक्टिव रिलेशन कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में। सोशियोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नहीं ये फॉल्स है, इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और ह्यूमन बिहेवियर फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, हाँ बिल्कुल ऐसा है और उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से और इसमें से अगर हम क्या एग्जामिन हो सकता है, इसे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हम लेटर ऑन डिस्कशन में लेंगे। बाकी इसके अलावा हम सेशंस में अच्छा जी। और हमने स्कोप की बात की कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम कैसे बताएंगे कि साइंस सब्जेक्ट स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी है, सोशल एक्शंस की बात हो रही है और जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज हम किस तरह से डेवलप करते हैं। डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस, तो ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो क्या बना कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी और हाउ वी कैन relevant द सोशियोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। We have lot more questions to discuss, uh, just like that. Yes, from the basics of sexual sociology. Here's a question. Here are some questions to discuss. ये हमारा कंटेंट है। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर देखा हमने। और ये इज एन इंट्रोडक्शन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि साइंस ऑफ सोसाइटी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। और सब्जेक्ट मैटर की बात करें अगर कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। चेक इन चेक योर प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं डिफाइन सोशियोलॉजी, ये एक एग्जामिन हो गया। और डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप एंड द को रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस क्लास ऑफ सोशल फिनोमेना, सोसाइटी, कल्चर, पर्सनैलिटी, इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना, उसको स्टडी करना। अच्छा जी, और क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये नज़र आ रहा है, सोशियोलॉजी अ साइंस, तो विच डोमेन ऑफ साइंस, तो हमें क्लियर आंसर देना है कि सोशल साइंसेस है। और कैसे सोशल साइंसेस है, जैसे कि अभी हमने लेक्चर स्लाइड्स में शो किया कि ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इथनोलॉजी, ये सब स्टडीज़ हैं अबाउट द ह्यूमन। तो ये सब सोशल साइंसेस के पार्ट हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। और फिर आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे सवाल है कि डिस्कस इट थ्रू द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द सोशल साइंस। नेचुरल साइंसेस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, which is related to the nature, and the social sciences is all about the connected with the behavior, connected with the social behavior.
collection of human society. तो देयर इज अ डिफरेंस, तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये मेरी स्लाइड्स में भी मौजूद है जो अभी हमने वीडियो लेक्चर्स में आपको दिखाया है अभी प्रीवियसली। अच्छा, और क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बन सकते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप बता सकते हैं कि स्कोप क्या है सोशियोलॉजी के। यस, एक्समिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन डिटेल। तो आप इसमें स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, तो ये आप क्लियरली इसको आंसर कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ब्रीफली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली थिंकर to the development of sociology. Briefly analyze the contribution of early thinker to the development of sociology. तो ये अर्ली थिंकर्स की बात हो रही है, ये सवाल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली थिंकर फॉर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप फिर इसमें मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्टे कॉम्टे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अलावा फिर आपने ये हमने जो है मैक्स वेबर, ठीक है। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज से जाना चाहते हैं, इब्न खल्दून को भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से कोई कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन, तो ये अर्ली आपने थिंकर्स को बताना है और उसमें आपने ये बताना है कि सोशियोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से वो मूव करी। ऑनलाइन अब तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन। ओके, एंड ऑफ द सेशन। और हमने डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप विद द सोशल साइंसेस, हमने ये सारा कंटेंट कवर किए हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द टॉपिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर सोशियोलॉजी।